Today we are going to learn menopause. Menopause वर्ड जो है ये कंपाउंड वर्ड है। इस वर्ड के दो हिस्से हैं, एक सफिक्स विच इज मेनो, प्रीफिक्स विच इज मेनो, दूसरा है सफिक्स विच इज पॉज। पॉज का मतलब है स्टॉप और मेनो का मतलब है मेंसेस, राइट? तो ये इसका एटमॉडि हो जाता है। अब क्या है? द टाइम इन अ वुमन लाइफ इन विच द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड्स। चेंज ऑफ लाइफ भी कहते हैं इसको, क्लाइमेक्टेरिक भी कहते हैं इसको। क्लाइमेक्टेरिक चेंजेस ऑफ फीमेल लाइफ। औरतें जब मेजॉरिटी 45-50 को पहुंचती हैं तो हैज आना उनको बंद हो जाता है। और इनकी ये कैफियत जो है ये मेनोपॉज कहलाता है, मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं उसको। इसकी वजह क्या होती है कि इस उम्र में और ही कम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स के ज़ेर असर काम करते हैं। और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि ओवरीज बिल्कुल काम छोड़ देते हैं, ओवरीज मुकम्मल बूढ़ी हो जाती हैं, काम छोड़ देती, हार्मोन्स रिलीज नहीं करती, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अब ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन हार्मोन्स, अब जो नस्वानी फीमेल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ब्रेस्ट जो होता है जब इनलार्ज होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं या लटक जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, चीक्स के नीचे से बल्कि पूरी बॉडी से जो फैट्स होते हैं उसकी वेस्टिंग हो जाती है, जिसके नतीजे में रिंकल्स झुर्रियाँ आ जाती हैं, हड्डियों का कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। सारा जो बुढ़ापे के असरात होते हैं, जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो जो अलाइनमेंट होती है वर्टेब्रल कॉलम की, जो वर्टेब्रल कॉलम अपना एक ख़ास तरीके से उसकी अलाइनमेंट होती है, अब उसमें कमज़ोरी आती है तो ये कमर झुक भी जाता है। और बहुत सारा मतलब कहने का ये है कि जब ओवरीज फेलिवर में जाते हैं फीमेल गोनेड्स 45 से 50 साल की उम्र में, और हत्ता कि जब काम छोड़ देती हैं और इसके काम ना करने से हैज़ के साइकिल्स में कमी आती है तो उसको हैज़ आना बंद हो जाता है और हैज़ का खून कम हो जाता है और इंतहा में जाकर हैज़ बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारे पास जो प्री मेनोपॉज़ल आती है ना औरतें, तो हम उस एज ग्रुप देखते हैं उनका, और जो उनके हम सिम्टम्स पिक्चर देखते हैं तो वहाँ से पूरा पिक्चर उनका जो होता है वो प्री मेनोपॉज का होता है। बाज़ औक़ात इससे होता है कि यकदम खून आना बंद हो जाता है। कुछ औरतें ग्रेजुअल जाती हैं मेनोपॉज में और कुछ औरतें जो हैं वो यकदम एब्रप्ट उनको खून आना बंद हो जाता है, उनका मेंसेस जो होता है मेंसेस पॉज हो जाते हैं। इसकी एट्रोफी हो जाती है और इसकी एट्रोफी हो जाती है और इनका साइज कम हो जाता है। अब बाज़ औरतें हमारे पास ऐसे आती हैं जिनका मेनोपॉज का एज नहीं होता और वो और इसकी एट्रोफी लेके आती हैं, वो और इसकी एट्रोफी लेके आती हैं। वहाँ क्या करना है, वहाँ बात करते हैं थेरेप्यूटिक्स में भी, राइट? मेनोपॉज की सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे पहचानते हैं क्लिनिकली कि इसके मेनोपॉज को
हम कैसे पहचान सकते हैं? बेशतर औरतों में संन्यास के वक्त कोई ख़ास अलामत नहीं पाई जाती, मेजॉरिटी में। इसका मतलब यह है कि अक्सर औरतें संन्यास में मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं। अगर कुछ तब्दीली होती है तो मामूली नौइयत की होती है, जिसे वो नज़रअंदाज यानी इग्नोर कर लेती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात औरतों में इस नौइयत की तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं कि जो कि बाकायदा एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और उनमें बाज़ तबी और बाज़ नफ्सियाती तब्दीलियाँ होती हैं। कुछ फ़िज़िकल होती हैं और कुछ साइकोलॉजिकल होती हैं। इसमें पाए जाने वाली अलामात जो हैं, आम अलामात जनरल, जो पूरा बॉडी से ताल्लुक़ रखते हैं, जनरल सिम्टम अगर हम देखते हैं तो है इंसोम्निया, नींद नहीं आती औरतों को, अमूमी कमज़ोरी, जनरल बॉडी वीकनेस, जनरल बॉडी वीकनेस, फटीग, वर्टिगो, पाल्पिटेशन और टिकिकार्डिया भी कह सकते हैं। मगर ये सिम्टम जो होते हैं ये कुछ औरतों में पाई जाती हैं, इसकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन होता है ऐसे। अब हम अगर औरतों के अंदर साइकोलॉजिकली, ये तो हमने बॉडी की जनरलाइज अलामात ये हमने देखी जो कुछ औरतों में होती हैं। पहले तो ये होता है कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अमल है। ज़्यादातर जो औरतें होती हैं वो उनमें बिल्कुल ही नेग्लिजिबल सिम्टम्स होती हैं, तो वो इग्नोर कर लेती हैं। अब कुछ औरतों में ये अलामात जो है ये बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब वो अलामात क्या हैं? हमने सिम्टम्स उठा के ना सिम्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल। तो फिज़िकल हमने पूरा बॉडी से मुतालिका हमने देखा, तो वहाँ हमने देखा कि इंसोम्निया, जनरलाइज बॉडी वीकनेस, टिकिकार्डिया, पल्पिटेशन, वर्टिगो, फटीग, ये हमने देखा। हॉट फ्लैशेस भी कर लो। कुछ औरतों में जो होता है वो जो उनकी अंडर गारमेंट्स होती हैं वो पहनना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तंग गला पहनना मुश्किल हो जाता है। कुछ औरतों के जिस्म पे नील पड़ते हैं, जैसे कोई चोट लग गई है, तो मुख्तलिफ वेरी करता है। भाई आपका ये जो टेक्स्ट बुक है, जितना इसमें लिखा हुआ है वो डिस्कस करने के बाद जो अपना एक्सपीरियंस में हमारा जो इधर बिल्डअप हुआ है क्लिनिकली सिम्टम्स, वो हमने आपसे डिस्कस लाजमी करना है। वो सिम्टम्स, वो अलामात हमने लाजमी आपसे डिस्कस करने हैं, उसका तिद्राक भी डिस्कस करना है। लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस है जो आपसे शेयर करना है लाजमी इसी सेशन में, वो हमने रखा हुआ है कि जब थेराप्यूटिक्स में जाऊंगा ना, तो वहाँ खूब दिल खोल के ना मैं आप लोगों से वो सिम्टम्स और साथ उसका तिद्राक, तो वहाँ आपका डबल हो जाता है। आपका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है मेनोपॉज की, वो भी आपको क्लियर कट सामने आ जाता है। और साथ साथ करना क्या है, जो दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है वहाँ ना, अब क्या करना है हमने, हमारी फील्ड की लिमिटेशन है कि नहीं, किन किन स्कूल ऑफ मेडिसिन की लिमिटेशन है, और कौन सा स्कूल ऑफ मेडिसिन है जो उनको कवर कर सकता है और कैसे कवर कर सकता है। तो सारा क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि उधर याद कर लेते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है ना? ऐसे करते हैं। जो हमने अपने जहन में अभी इसी वक्त इधर खड़े होकर ना जहन में सोच के कुछ 2 मिनट के लिए हमने पॉज किया, हमने सोचा कि भाई हमने करना क्या है, कैसे प्लान किया। तो हमने एकदम आपके लिए ऐसे प्लान किया कि भाई हम ऐसे करते हैं, थेरेप्यूटिक्स में अपना एक्सपीरियंस देते हैं कि क्या एंजाइटी होता है, क्या क्या तकालीफ औरत को होती हैं, और उसका हमने क्या क्या तिद्राक करना है, कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ हैं, किस पोटेंसी में हमने देनी है। ठीक है जी। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट उसकी होती है, उसमें जब पेन होता है तो क्या करना है, बर्निंग होती है पाम्स में, सोर्स में, कंजेशन होता है, कफ होता है, ईयर एक होता है, फेंटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता के ना साथ साथ दवाइयाँ भी बतानी है। सिम्टम्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मेनोपॉज का, जनरल बॉडी का, तो ये हमने डिस्कस किया, ये होंगी कुछ औरतों में। कुछ औरतों में जो है कोई सिम्टम ना साइकोलॉजिकल होता है और ना जनरल बॉडी का होता है। जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हम देखते हैं औरतों में, नफ्सियाती,
संन्यास में, उनमें पीविशनेस आ जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, ज़रा सी बात पे गुस्सा और तंग मिजाजी, शॉर्ट टेम्पर होती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं। एंजाइटी उनको होता है, डिप्रेशन होता है, परेशान रहती हैं, हर वक्त परेशान सी रहती हैं, वजह कोई नहीं होती, परेशान रहती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। चेहरे से आप देखते हैं ना, उसकी जब आप उनकी जस्चर्स देखते हैं, एंट्री करती है ना, तो आप देखें जो डिप्रेशन वाला और एंजाइटी वाला मरीज होता है, इर्रिस्पेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ मेरे पास है या उसको कुछ भी है, जो एंजाइटी वाला मरीज या डिप्रेशन वाला मरीज आपके क्लिनिक के अंदर एंट्री करता है, आपके ऑफिस में एंटर होता है, आप इधर से देख के ना उसको आप जज कर सकते हैं, इधर से देख के आप उसको जज कर सकते हैं। आप उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी सेटिंग पोस्चर से, उसकी वे ऑफ टॉकिंग से, ठीक। ये बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, जो ज़्यादा हम इस पे बोलेंगे तो हमारा लेक्चर टाइम लिमिटेशन हमारे पास है, तो हमने करना है, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ मेडिसिन हमने किया हुआ है और हम रिपीट भी करेंगे। लेकिन मैं आपको एग्जांपल कोट करना चाहूँगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब लेट सपोज आपके पास एक फीमेल आती है, आप एंटर होती है, तो विद इन नो टाइम आपके ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि आप एकदम आपको अंदाजा तो हो जाता है कि ये किस एज ग्रुप की है। तो एज ग्रुप तो आपके पास हर एज ग्रुप का शाबाश, अटेंशन प्लीज, हर एज ग्रुप का अपना इमोशनल और फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ थोड़ा सा अपना आर्गुमेंट को तक़वीयत देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। फिजिकल होता है, इमोशनल होता है। फिजिकल पोर्शन को उठा लें, आप पैदाइश से 1 साल तक बच्चे को इमोशनल क्या रिक्वायरमेंट होती है? दूध पीने की ख्वाहिश होती है, और उसका कोई इमोशनल रिक्वायरमेंट नहीं होता। वो किसी स्टेटस से, अपोजिट सेक्स से, रुतबे से, चीफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, खूबसूरतियों से, सेलिब्रिटीज से वो नहीं मुतासिर होता, बस उसको दूध पीने की ख्वाहिश होती है। आप अगर ये इधर ना इसको वो डिप्राइव होता है ना, तो पूरे लाइफ ना उसको इसकी कमी रहती है। अब 1 से 5 साल तक ना, 1 से 5 साल तक क्या ख्वाहिश होती है? खिलौनों की। अब आप एक ऑडी कार लेके आए, एक हेलीकॉप्टर लेके आ जाएं, और एक उसको ना, अगर औरत बच्ची है, बेबी गर्ल है, आप उसको एक डोल लेके आ जाए, वो डोल उठाएगी। आप साथ हीरे जवाहरात अकबर बादशाह के सारे रख देना उधर खजाना, वो क्या उठाएगी? वो डोल उठाएगी। लड़का मोटर कार उठाएगा या पिस्टल उठाएगा, खिलौने वाला। अब 5 से 12 साल ना उसको कोई ना, वो ग्राउंड में भागता है, उसको खेल कूद की ख्वाहिश होती है। अब आप कुछ भी कर लेना तो उसको, अब टीन एज में अगर वो देखें, अगर वो किसी पार्क में जाता है, अगर या उसकी डिस्कशन होती है, तो 99.9%, ये मैं एहतियात कर रहा हूँ, तो उसका अपोजिट सेक्स पे कमेंट्स होते हैं उसके ज़ेर। अब जब वो जाता है तो वो उस ग्रीनरी को, हॉर्टिकल्चर को नहीं देखता, वो अपोजिट सेक्स को देखता है। हार्मोन्स आसमान में होते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी एज, ये लंबी होती है। अब हर वक्त दोनों उसके जहन पे ना फीस सवार होते हैं, अपना फ्यूचर बनाना सवार होता है, ठीक है। फिर बच्चों की शादियां करवाना, उनको डिग्रियां करवाना, उनको सेट करवाना, हाँ ये बहुत लंबा है, 30-40 साल लेता है, ये बहुत लंबा होता है। तो ये होता है। अब फिर उसके बाद हमारे वालिदैन का जो एरिया है ना, वो आता है। उसमें क्या होता है? उसमें वो सब कुछ कर चुके होते हैं, रिटायर हुए होते हैं। जब आपकी माँ होती है ना, वो आपका जो उमूर खानदारी होती है उससे वो रिटायर हुई होती है, और सिर्फ सरपरस्ती आला होती है।
लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये घर बैठ के ना, अभी दोस्त भी ख़त्म हो जाते हैं, अब इनकी सोशल गैदरिंग में जाना भी कम हो जाता है। इवन यहाँ तक एक एज ऐसे आता है जो हमने देखा है कि इनका जो सिबलिंग्स में, जो बहन भाइयों में कोई मरता है ना, तो ये अपने बेटे को कहती है, बेटा हमारी पुप्पी वफात हो गई है, उसके जनाजे में जाओ, मुझे मेरी से इजाज़त नहीं दे रही। हल्का सा 10 सेकंड के लिए वो रोता है, रो भी नहीं सकता, 10 सेकंड के लिए रोता है, बेटे को भेज देता है, जनाजे भी नहीं जाता। यानी कि उसे कोई मतलब नफरत होता है, अब उसको वो इजाज़त नहीं देता उसका जिस्म कि वो जाए। होता है कि नहीं होता? अब उस एज में उसको क्या इमोशनल रिक्वायरमेंट होगा? उसको कोई, अब उसे सेक्स की अट्रैक्शन तो नहीं होती उसको, ना कोई उसने फ्यूचर बनाना होता है। अब अगर वो पीएचडी या एटॉमिक एनर्जी का साइंटिस्ट भी है तो अब उस वक्त वो कुछ भी नहीं होता, वो भूल भी जाता है, सीनाल डिमेंशिया भी आ जाता है। अब ना उसका दिमाग जो होता है, आप उसका एमआरआई कर लो, उसका दिमाग की एट्रोफी वो होता है, क्योंकि उनका मैनेजर उसको भेज रहा होता है कि आप जाएं, आप फर्टाइल नहीं, आपको आपकी जरूरत और नहीं है। तो उसका आप देख लें, उसका एट्रोफी वो होता है। वो बच्चों की अब उसको एक ही इमोशन ख्वाहिश होती है, एक केयर, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी उस फैमिली को दिया हुआ होता है, और जो उस फैमिली में जो भी होता है ना, चाहे वो डॉक्टर होता है चाहे वो इंजीनियर होता है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन होता है ज़बरदस्त। और उसमें उसका इतना उन दोनों जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, बुड्ढा बुड्ढी, आप इन दोनों का क्या होता है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है पता है? आपको प्रीशियस टाइम उन्होंने दिया होता है, अपनी ज़िंदगी वो जवानियाँ उन्होंने दी होती हैं। अब उनका हक बनता है कि वो मांगे क्या। अब वो क्या, थोड़ी सी बात आपने उसकी माननी होती है, मतलब करना कुछ भी है, आप उनसे पूछें, आप कभी कभी उनकी तारीफ़ करें कि अगर ये ना होते तो हम ना होते, और ये है भी ऐसा, तो उससे उनको नींद बेहतर आती है, उससे उनको भूख बेहतर लगती है, उससे उनका बुढ़ापा बेहतरीन गुजरता है। अब सिर्फ वो एक केयर मांगते हैं, एक केयर, बाकी वो कुछ नहीं मांगते। वो खाना भी इतना खाते हैं ना, वो आप उसको बूफे में लेके जाएं, वो खा नहीं सकते। आप एक केयर आप उनको दें तो उनके बुढ़ापा बेहतरीन गुजरेगा। आप बाकी वो कुछ नहीं मांगते, ना वो शादी करना मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप उसको केयर नहीं देते तो उनका नींद उड़ जाता है ना। तो ये हमने आपसे, अब इसका क्या करना है, ये अलग टॉपिक है। होम्योपैथी इनको डील करता है, इंसोम्निया को पर्सन टू पर्सन होम्योपैथी डील करता है, यानी कि सबको अल्प्राजोलाम। अब जो टीनेजर को नींद नहीं आता ना, लव डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, तो उसका अलग दवाई, और जब इसको नींद नहीं आता इसकी अलग दवाई, यानी कि सबकी एक दवाई, दोनों की वजह अलग हैं। तो इसको कहते हैं ना मेरी होम्योपैथी। ये है बला का सिस्टम, ये है होम्योपैथी की इनफरादियत। एनी हाउ, हम बात कर रहे थे ना इमोशनल और फिजिकल रिक्वायरमेंट की, ठीक है जी। अब यहाँ क्या होता है कि आपके पास एज ग्रुप का मरीज दाखिल होता है, अब वो चाइल्ड बियरिंग है, फर्टाइल है, तो आप नहीं पहचान सकती। बात कहने का मकसद ये था, आपके पास कोई दुल्हन आती है, आप नहीं पहचान सकते। बच्ची आपके पास आती है, आप नहीं पहचान सकते, इजी। अब डिप्रेशन के मरीज को कैसे पहचानना है, ये हमारा पॉइंट है। एंजाइटी के मरीज को अब वो हमारा क्लिनिक के अंदर एंटर करता है, हम उसके जेस्चर पोस्चर देखते हैं, सिटिंग पोस्चर देखते हैं। एक औरत हमारे पास एंटर होती है, अभी उसकी 20+ है या 30+ है, वो एंटर होती है। हम बात डिप्रेशन की कर रहे थे ना, हम बात साइकोलॉजिकल सिम्टम ऑफ मेनोपॉज की कर रहे थे ना। अब वो एंटर होती है, आप सामने बैठती, आई कांटेक्ट में बात करती, फर्क नहीं झपकती, आई कांटेक्ट में बात। आप ऐसे देखते हैं नीचे इंस्पेक्शन से, आप उसके इसका जो फुट है, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनन, आप देखते हैं जो उसका ये बिग टो है, ये बिल्कुल आपकी तरफ है, अनकॉन्शियसली। अब करेक्टर की बात यहाँ पे नहीं लानी, वो करेक्टर लेस नहीं होती, वो ह्यूमन होती है, ह्यूमन, ठीक। अब उसको नहीं पता, वो अट्रैक्ट हो रही होती है अपोजिट सेक्स की तरफ, डॉक्टर की तरफ। समझ आ रही है? आपने पहला क्वेश्चन उसमें करना है कि खावन का क्या नाम है। अगर वो कहती मेरा नाम लिख दो तो मतलब डाइवोर्स्ड है,
और या मैं क्या आई हुई है, खाउन से खफा है, कहते मेरा नाम लिख दो ना पढ़ सके। आप उसको कहते हो कि खाउन क्या नाम है, वो उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं, मतलब मर गया। अब ये तो इसके ओवरीज तो काम कर रहे हैं, अब ये तो करेक्टर फुल औरत है, लेकिन है तो औरत। अब ये हार्मोन्स कहाँ लेके जाएगी? सोशल प्रेशर से उसके 8 बच्चे हैं, उसमें 5 लड़के हैं, सब उसे कहते हैं कि ये आपके खामन है। खामन तो हकीकी अल्लाह है ऊपर, और नीचे ये हैं। समझ आ रही है आप? अब वो भी कहती है सोशल प्रेशर बर्दाश्त कर, ठीक है जी। अब एक ऐसा बंदा है जिसको भूख नहीं लगती, अगर नहीं लगती तो बीमार है ना, वो तो फिजियोलॉजिकल नहीं है। अब कोई ऐसा बंदा है जो बाउल मूवमेंट नहीं करता, अगर है, हाँ है सर, है, क्यों नहीं है, लेकिन वो मरीज होते हैं, वो पैथोलॉजिकल, वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। अब एक ऐसा बंदा है जिसको दौलत से मोहब्बत ना हो, मुझे भी मोहब्बत है, दौलत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत सारे काम करता है, लेकिन आप बीमार कौन होता है? जो दौलत को बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, मतलब वो पागल है। हाँ, और मतलब जो दौलत से इतना मोहब्बत करता है कि उस पर इज्जत भी आ देता है, और ह्यूमंस अपने इंसानी बरादरी का गर्दन पे टांग रख के ना वो दौलत को हासिल करता है, मतलब ये भी बीमार है, इसको कारून की बीमारी लग गई है। दोनों बीमार है, एक पैसे फेंकता है। गो के पाकिस्तान में स्पेशली यहाँ KPK में ये मरीज नापेद हैं, लेकिन है वैसे, इसमें ये दूसरे मरीज बहुत ज्यादा हैं, जो दूसरे की गर्दन पे कप पैर रखे ना, दूसरे की बच्चों की गर्दन पे पैर रखे ना, अपने बच्चों के लिए नवाज लेके जाते हैं। ये बीमार तो बहुत है ना यहाँ, इसकी वबा है यहाँ। ये पेंडेमिक, कोरोना क्या करेगा? इसने जितना तबाहियां की ना, तो पेंडेमिक या कोरोना क्या करेगा? चंगेज खान ने भी इतनी तबाहियां नहीं की जो उसने किया। यू कैन डील, आप डील कर सकते हैं, आप कर सकते हैं डील। आप डिप्रेशन का मरीज आप पहचानना है, आपने, आप सारी चीजें आपने देखनी है, तो देन व्हाट शुड बी डन? तो आपने उसको कोनियम देना है। अब ये उसकी अपोजिट औरत आती है ना, उसको अपोजिट सेक्स से नफरत है, तो ये भी अननेचुरल है, तो इसको भी आपने डील करना है। अभी इसको कैसे डील करना है? इसको सीपिया देना है। किनको? सीपिया मछली अपने अंडे खा जाती है। वहीं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, बात होम्योपैथी की आ जाती है हमसे, ठीक, मौजूद करते हैं इसके लिए। आपने गायनी में वापस आते हैं, तो गायनी में आपका जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ द मेनोपॉज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन लिख दो, पीवियसनेस लिख दो, तंगमिजाजी लिख दो, शॉर्ट टेम्पर लिख दो, महरूमी, नाकामी, नाउमीदी। यहाँ फिर वही बात आएगी कि उसकी दवाई ओरोमेट है, कि कैफियत पाई जाती हैं, और आखिरी स्टेज में जाकर औरत खुदकुशी तक की भी सोच सकती है। अभी जब ये सिम्टम आपको मिलता है ना, तो आपका पक्का हो जाता है ओरोमेट। अभी इधर आपका ओरोमेट नहीं फेल होता। अभी अगर ये पूरा कंप्लीट सिम्टम आपको मिलता है ना, तो इधर आपका ओरोमेट फेल नहीं होता। जिस्म में आग सी लगने की कैफियत होती है। हॉट फ्लशेस की बात कर रहे हैं, हॉट फ्लशेस की। औरत को ऐसे लगता है संन्यास में, मेनोपॉज में, जैसे उसकी जिस्म से आग निकल रही हो। और ये संन्यास की सबसे बड़ी और पहली अलामत है हॉट फ्लैशेस। एम आई क्लियर? ये मेनोपॉज की सबसे बड़ी और पहली अलामत है। बाज़ औक़ात ये संन्यास के शुरू होने से कुछ अरसे पहले ही महसूस होना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं प्री मेनोपॉजल स्टेज। और ये कैफियत संन्यास में 3 से 4 साल तक रहती है। इसकी जो ड्यूरेशन होता है ना हॉट फ्लैशेस का, 3 से 4 साल तक। औरत को ये कैफियत वक्फे वक्फे से होती है, और औरत यूं महसूस करती है गोया इसके तमाम जिस्म पर गहरी गर्मी की लहरें मौजूद हों।
बाज़ औक़ात ये अलामात चेहरे और गर्दन पर महसूस होती हैं। औरत दिन में 2 या 3 दफ़ा इस कैफियत से गुजरती है। इसके बाद औरत की रंगत जर्द हो जाती है और माथे पर पसीना आ जाता है। वरेटर मेलबम, बाज़ औरतों में ये हमले इन दिनों में होते हैं जिन दिनों में दौरे इस दिनों पड़ते हैं जिन दिनों में औरत को अमूमन हैज़ आता है। मतलब उसका हैज़ तो नहीं होता ना, अब जब पीरियड का उसका टाइम आता है ना तो उसको हार्ट फ्लशेस शुरू हो जाते हैं। जब उसके पीरियड्स का टाइम आता है तो उसको हार्ट फ्लशेस शुरू हो जाते हैं। ये मेरे पास की एज वी डिस्कस पहली और सबसे बड़ी अलामत है, बहुत बड़ी पहचान है इसकी। मेनोपॉज में बाज़ औक़ात औरत को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटेंसिव हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो होता है ओवेरियन हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो जाता है और उनकी जो आर्टरीज होती हैं उनमें नॉर्मल पैथोलॉजिकल हार्डनिंग आ जाती है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के शिकार हो के ना, तो उधर आपने फिर ब्राइटामेर और ओरामिड देना होता है और ब्राइटाकार। औरतों का हमने आपसे डिस्कस किया कि पल्पिटेशन, धड़कन तेज हो जाती है और बाज़ औक़ात इसको ना इधर चेस्ट, यहाँ दिल के मुकाम पर दर्द होता है चेस्ट में। ये भी मेरे पास का सिम्टम है। अब इसमें जीआईटी सिम्टम्स भी आती हैं। आफ्टर डिस्कसिंग जनरल सिम्टम्स एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, जो तीसरा किस्म हमारे पास उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी भी सिम्टम उसके अंदर आती हैं। औरत को लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, अब इसको एपेटाइट में 2 तरह की प्रॉब्लम आती है, वेरी करता है, इसमें वेरिएशन है, पर्सन टू पर्सन ये डील करता है। कुछ औरतों का एपेटाइट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा खाती हैं, और कुछ औरतों का जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जिन औरतों का इंक्रीज होता है तो वो ओबेसिटी की तरफ माइल होती हैं, वो मोटी हो जाती हैं, उनका वेट वो गेन करती हैं। और जिनका भूख कम हो जाए तो उनमें वेस्टिंग आ जाता है, उनमें सूखापन आ जाता है, उनका जिस्म थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, उनको इंडाइजेशन हो जाता है और अक्सर कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है ड्यू टू मेनोपॉज। ये जीआईटी के सिम्टम्स आती हैं। अब उसकी पूरी बॉडी के अंदर हम देखते हैं ना, हम सिम्टम को तकसीम कर रहे हैं, हम पूरा फिजिकली उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ जाती हैं, उनकी बॉडी के अंदर चेंज आ जाता है। फिजिकली जो बिल्ड हुई होती है तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, साख्ती चेंजेस उनमें आ जाती हैं, फिजिकल उनकी फिजिक में चेंजेस आ जाती हैं। मेनोपॉज में औरत के जिस्म में चेंजेस आती हैं, इनमें अक्सर निज़ाम तौलीद में पाई जाती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, और ये तमाम तब्दीलियाँ एस्ट्रोजन के ना होने से होती हैं, एज वी डिस्कस रिपीटेडली। औरत की छातियाँ छोटी हो जाती हैं, राइट, रहम का साइज कम हो जाता है। अक्सर अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर लिखती है ना क्या, यूट्रस मेनोपॉजल स्टेटस, यूट्रस लिखा होता है सामने, मेनोपॉजल स्टेटस लिखा होता है। ब्रेस्ट छोटे हो जाते हैं, ट्राफी हो जाती है, कुछ के बड़े हो जाते हैं, लटक जाते हैं, यूट्रस का साइज कम हो जाता है, ओवरी का साइज कम हो जाता है, ओवरीज की ट्राफी हो जाती है, वो अब एग नहीं बनाते, वहाँ एवोल्यूशन बंद हो जाता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अक्सर इस स्टेज में प्रोलैप्स यूट्रस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस हो जाती है। अक्सर जो बड़ी उम्र की औरतें हमारे पास आती हैं वो कहती हैं जी मेरा पेशाब रुक रुक के आता है, स्ट्रिंगोरिया होता है और मेरा जोर नीचे है। दिस इज ड्यू टू जो लेगमेंट्स होती हैं जो सहारा देती हैं, जो सपोर्ट करती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल को, उनकी कमजोरी होती है, तो आपको रिस्टार्ट उसको स्ट्रेंथन करवाता है।
रूटाउट को स्ट्रेंथ देता है, अर्निका उसको ताकत देता है। लेकिन कुछ वक्त आपने खिलाना है, कल्किरफाज देना है आपने उसको। अब जिन औरतों का ना बिफोर मेनोपॉज, जवानी में यूट्रस प्रोलेप्स की प्रॉब्लम आती है ना, होता है ना कि बाज़ औक़ात फॉरसेप्स डिलीवरीज में औरतें जो होती हैं उनका यूट्रस जो होता है वो स्लिप हो जाता है। कुछ तो हमारे पास ऐसी आती है वो कहती है बिल्कुल जी मुझे नजर आता है, बिल्कुल निकला हुआ है। अब ये औरतें जब मेनोपॉज में जाती हैं तो लामहला इनका जो रहम है, यूट्रस है, पीछे की तरफ चल जाता है। एक होता है एंट्रोवर्टेड, एक होता है रेट्रोवर्टेड। एंट्रोवर्टेड ये झुकाओ, रेट्रोवर्टेड पीछे की तरफ झुकाओ। है मैं क्लियर? कोई क्वेश्चन है यहां तक? इनकी जिल्द जो होती है, स्किन हम देखते हैं ना औरतों की, वो मोटी हो जाती है, स्किन मोटी हो जाती है और कुर्दरी हो जाती है, रफ हो जाती है। जिस्म की जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं ऑफ द बॉडी, उनका साइज कम हो जाता है। वहां भी फिर डेड चर्बी था ड्यू टू ओवेरियन हार्मोन्स, अब वो चर्बी नहीं है। तो चर्बी, एक चर्बी साइज बढ़ाता है और दूसरा चर्बी न्यूट्रिशन फराहम करता है मसल्स को। तो ये दोनों चीजें वो ले करती हैं, तो इस वजह से उसका जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हड्डियां, स्केलेटन उसका हम देखते हैं ना, हम कर रहे हैं तरतीब से, मस्कुलर हमने किया ना, राइट, फिजिकल में कर रहे हैं, फिजिकल भी हमने तरतीब बनाई हुई है। अब हम देखते हैं उसका हड्डियां देखते हैं, स्केलेटन ढांचा वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। 1500 मिलीग्राम पर डे औरत को 40 साल के बाद कैल्शियम चाहिए होता है, जो हमारी खुराक से पूरा नहीं होता। तो आपने, मैं कहता हूं कि हर औरत को 40 साल के बाद कल्किरफाज लाजमी दो, कल्किरफाज लाजमी दो। ये बहुत फ्रेंडली दवाई है, सपोर्ट भी करती है बहुत सारी बीमारियों को। ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? ओस्ट्रोजन की कमी की वजह से। ये सब ओस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है। Am I clear? Yes, sir. अब ट्रीटमेंट, राइट? मेनोपॉज का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है जी, आपने क्या करना, आपका प्लान क्या होगा? आपका प्लान ये है कि नंबर, आपने अपने ट्रीटमेंट को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। शाबाश, 3 हिस्सों में तकसीम करना है। नंबर 1, आपने उसका रीएश्योरेंस करना है, आपने उसका एतमाद को बहाल करना है, उसका री एश्योरेंस, एतमाद को आपने बहाल करना है। कोई एलोपैथिक प्रैक्टिशनर बैठे हैं तो उन्होंने सेडेटिव्स देनी है, ट्रैंक्विलाइजर्स देनी है, और जो होम्योपैथ्स बैठे हैं, ठीक, तो उनके लिए 2 हिस्सों में ट्रीटमेंट तकसीम होगा। एक होम्योपैथिक रेमेडीज और एक रीएश्योरेंस। तो हम चले पैरामेडिक्स के लिए भी कर रहे हैं, तो पैरामेडिक्स ने क्या करना है, उन्होंने 3 हिस्सों में, कौन सा में तकसीम करना है? पैरामेडिक्स 3 हिस्सों में तकसीम कर ले। नंबर 1 रीएश्योरेंस, नंबर 2 ट्रैंक्विलाइजर सेडेटिव्स, नंबर 3 हार्मोनल थेरेपी, प्राइमरी एन वगैरह। है मैं क्लियर? ये उनके लिए, पैरामेडिक्स के लिए है कि वो, उन्होंने हार्मोन थेरेपी करनी है, रीएश्योरेंस कर रहा है, दिमाग को बहाल करना है और हार्मोन्स देने। अब ये जो होम्योपैथ्स हैं वो क्या करना है, उन्हें रीएश्योरेंस करना है और होम्योपैथिक रेमेडीज देनी है, 2 हिस्सों में उन्होंने तकसीम करना है, राइट? होम्यो रेमेडीज, तो बिफोर डिस्कसिंग होम्यो रेमेडीज यानी फार्मास्यूटिकल, रीएश्योरेंस पहले करते हैं क्या करना है। जब भी कोई औरत संन्यास में मरीजा की हैसियत से आए तो इसका मुकम्मल मुआयना कर लें,
आप उसका मुकम्मल मुआयना कर लें, और कोई बीमारी पाया जाए तो पहले इसका इलाज कर दें। मतलब उसको कोई नमूनिया या कोई यूटीआई वगैरह, अक्सर उनको यूटीआई होता है तो उसका इलाज कर दें, राइट। एलोपैथिक वाले यूरिन एंटीसेप्टिक दें, यूरक्सिन, नोरक्सिन यूरिन एंटीसेप्टिक्स हैं। यूरिन एल्कलाइजर साथ मिला लें हेल्पिंग हैंड्स के तौर पर, साइट्रोसोडा, क्रैनबेरी, सेट्राल का, फेडराल का, यूराल का, यूरोडोनाल, ठीक है जी। साथ तीसरा का उनका प्लान क्या होगा कि साथ एंटीस्पास्मोडिक दें। तो मैं तो कहता हूँ वो प्रिपरेशन दे जो एंटीस्पास्मोडिक भी हो और एनर्जेसिक भी उनमें मौजूद हो, तो है बास्कोपान प्लस। प्लस का मतलब ये है कि वहाँ एक एंटीस्पास्मोडिक और एक पैरास्टामोल उन्होंने मिलाया हुआ है। पैरास्टामोल है नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग, पेन किलर है, जो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो वॉलंटरी मसल्स हैं, इनके दर्द को कंट्रोल करता है। और जो एंटीस्पास्मोडिक उसके अंदर मौजूद है हायोसिन, वो आपका जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी दर्द की, उसके स्पाज्मो एब्डोमिनल कंट्रक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो यह आपका क्लियर हो जाता है। और साथ आप ना 0.5 मिलीग्राम आधी सुबह, आधी दोपहर और एक शाम दें। ये तो उनका प्रोटोकॉल है एलोपैथिक वालों का, राइट। अब होम्यो में आपने क्या करना है कि अगर उसको कोई दूसरी बीमारी है, ये कर रहे हैं डिस्कस, वरना हम तो रीअश्योरेंस कर रहे हैं ना। अब अगर आपने पहले एक्सक्लूजन करनी है कि उसमें कोई और बीमारी है साथ, कोई सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन वगैरह। अब यूटीआई आ गया हमने एग्जांपल, तो आप पैरामेडिक्स के लिए हमने बता दिया। अब यहाँ जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उन्होंने क्या करना है, आप उनको ना एपिस 200 सुबह, सीपिया 200 शाम को दें। ये आपका हार्मोन्स भी ठीक करेगा और ये उधर इन्फेक्शन भी ठीक करेगा। आपकी ये दवाई फेल होती है ना, आप पहले ना कार्सिनोसिन मिडूनो तुझे लगा के ना 1 में, और फिर ये दें। बस ये यूटीआई आपका क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह। अब आप रीएश्योरेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पैरामेडिक्स और होम्योपैथ दोनों, मतलब दोनों प्रोटोकॉल एक है। अब हमारी राह किधर जुदा होती हैं, हमारी राह जुदा होती है मेडिसिन में। जो फार्मास्यूटिकल होगा, ट्रीटमेंट होगा, नॉन फार्मास्यूटिकल में आप 200 में और भी तकसीम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप मुख्तलिफ तरीके से। आपने बस याद कर रहा है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। आपने मेनोपॉज का इधर ट्रीटमेंट लिख दिया, ट्रीटमेंट, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल, और यहां हम लिख देते हैं एलोपैथिक। ठीक है जी। अब यहां हमने क्या करना है, यहां हमने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। कितनों में आप बताएंगे मुझे, क्योंकि मैं बता दिया ना आप लोगों को। यहां हमने क्या करना है, हाँ वो तो हो गया नॉन फार्मास्यूटिकल, हमने और चेंज कर दिया है ना। वो तरीका भी ठीक है जो हमने पढ़ा दिया है। हार्मोनल थेरेपी, है मैं क्लियर। ये एक और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बस ये लाजमी शर्त है आपने ऐसी तकसीम करना है। आप कुछ और, कोई और, आपने बस कॉन्सेप्ट आपने समझ, मतलब कहने का ये है कि समझना है आपने बस। अब होम्योपैथी में क्या है, होम्योपैथी में यहाँ हमने होम्योपैथिक रेमेडीज से इलाज करना है। राइट, बस ये आपने ऐसे ट्रीटमेंट प्लान करना है, ये आपने ज़हन में रखना। अब हम ट्रीटमेंट शुरू किया हमने, तो वहाँ कॉमन से हमने शुरू किया। तो कॉमन में हमने अगर साथ कोई और बीमारी है तो आपने सबसे पहले उसका इलाज करना है। पूरा मरीज को एग्जामिन करके, पूरा मरीज़ा को एग्जामिन करके आपने उसी हिसाब से उसका इलाज करना है। अगर उसमें कोई बीमारी पाई जाती है उससे आपने ट्रीटमेंट करना है। यूटीआई को हमने कोट किया फॉर एग्जांपल, और हमने ट्रीटमेंट बता दिया।
अब आपने क्या करना, अगर कोई बीमारी ना पाई जाए तब औरत को वाज़ेह तौर पर यह समझाया जाए कि इसकी अलामतें तभी अलामत हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, सबको होता है और इसका किसी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। औरत को इन अलामात की वजूहात समझाई जाए कि इसकी वजूहात क्या है, तसल्ली दी जाए कि कुछ अरसे बाद ये अलामात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। 95% औरतों में ये तरीका कामयाब रहता है, 75% औरतों में ये तरीका कामयाब रहता है, रीअश्योरेंस का 50 कामयाब रहता है। इन औरतों को ग़िज़ा के बारे में चंद हिदायत दी जाए, उनका डाइट और उनको लाइफ स्टाइल आप उनका सेट कर दें कि उस लाइफ स्टाइल आपने उसकी ऐसी बनानी है कि वो मसरूफ़ रहे। बिजनेस मसरूफ़ रहना, साइकाट्रिक बीमारियाँ जितनी भी हैं वो उनका बेस्ट एवर इलाज है, ये डिक्लेयर किया गया है, बेस्ट एवर, मैंने नहीं किया डिक्लेयर। ये जो मेडिकल साइंसेस हैं या स्टडीज़ हैं जितनी भी, कंक्लूजन ये है कि मसरूफियत बेस्ट एवर ट्रीटमेंट है किसी भी साइकोलॉजिकल बीमारी का, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें कोई भी टाइप है, चाहे वो ओसीडी है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो डिप्रेशन है, कुछ भी है। तो आप डाइट उसका प्लान करना कि डाइट उसने क्या लेना। आप स्पाइसेस हटा दें और मीट उसे हटा दें, फ्रूट और सब्जियां खाने का कहें उनको। सेडेटिव्स असर तो में ये देखा गया कि जब इन्हें सुकून आवर दवा दी गई तो बहुत सारी अलामात गायब हो गई और अलामात बेहतर हो गई, राइट, क्योंकि वो परेशान हो जाती है। परेशान की वजह से उनमें एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है वो रिलीज़ होता है, जो उनके हार्ट बीट को भी ट्रिगर कर देता है, उनकी रिस्पायरेशन को भी वो तेज़ कर देता है, ठीक है, और वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाती हैं। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए आप विटामिन एलोपैथिक वाले कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन मुहैया कर दें। बेशतर मरीज़ इन दो तरीक़ों से ठीक हो जाते हैं। बहुत कम मरीज़ों को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स देने होते हैं, राइट, बहुत ही कम मरीज़ों को। ये दवाइयाँ सिर्फ इन केसों में दी जाए जहाँ जो अलामात हम जो हमने जो तरीके, जो टेक्निक्स आपको बताया, अगर वो फेल होते हैं तब आपने हार्मोन्स की तरफ जाना है, पैरामेडिक्स, तब, वरना अदरवाइज आपने हार्मोन्स की तरफ नहीं जाना। यह आपका अल्टीमेट तरीका होगा आपके पास। अगर कोई सब आपका फेल होता है तक हार के आपने हार्मोन्स की तरफ जाना है। शुरू में हार्मोन्स की कलील मिकदार आपने देनी है, स्टार्टिंग डोज आपका थोड़ा होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको इंक्रीज करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको बढ़ाना है। जब आप बंद करने लगेंगे तो आपने उसी तरीके से उसको कम करके ऐसा ऐसा ग्रेजुअल उसको ख़त्म करना है। एब्रप्ट आपने शुरू करना, एब्रप्ट ना आपने उसको बंद करना है। एम आई क्लियर? तो ये एलोपैथिक वाले का प्रोटोकॉल हो जाता है। क्लियर? वाइन का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं।